हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सचिन साक्या। वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्टडी आपकी बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि दोस्तों आपके काफ़ी एग्ज़ाम लगे हुए हैं तो पढ़ाई तो करना लाजमी है। दोस्तों इस सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं संविधान के ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको देखने के बाद आप खुद से महसूस करेंगे कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। पढ़िए दोस्तों क्वेश्चन और इसका आंसर बताइए। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऑप्शन ए चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा, ऑप्शन बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन सी भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन डी भारतीय परिषद अधिनियम 1909। क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ध्यान रखना इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्माण को अस्वीकार करने का अधिकार मिला हुआ है। दोस्तों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के समझिए। पहले, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट या अधिनियम के द्वारा अपनी समिति के निर्माण को अस्वीकार करने का अधिकार मिला हुआ है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यहाँ पर पिट की जगह पिट्स होगा तो याद रखना। ऑप्शन सी 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन डी 1813 का चार्टर एक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखना। दोस्तों इसमें एक ऑप्शन दिया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। याद रखना इस एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। याद रखना किस एक्ट के तहत? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसमें एक बात है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी उसका मुख्य जज कौन था? उसका मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो ध्यान रखना एलिजा इम्पे। तो ध्यान रख लेना कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है और उसका जो मुख्य जज होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उसका नाम होता है एलिजा इम्पे। तो ध्यान रखना। लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक शब्द लिखा हुआ है साम्राज्ञी। ये साम्राज्ञी, इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है साम्राज्य पर शासन करने वाली नारी, यानी सम्राट का ये स्त्रीलिंग है। तो अब क्वेश्चन के ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1875 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1858 ईस्वी में। क्या होगा आंसर इसका? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ध्यान रखना। अब इसको क्वेश्चन को अगर इस तरीके से पूछा जाए कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कब किया गया? महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कब किया गया? अगर घोषित करने की बात आए तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इस चीज़ को आप नोट कर लीजिए और ध्यान रखना। इसका आंसर तो होगा 1877 ईस्वी। ध्यान रखना। अभी क्वेश्चन क्या था कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया? तो इसका आंसर क्या है? 1858। अगर यही क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कब किया गया, तो उसका आंसर क्या होगा? 1877। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़कर करिए और ऑप्शन सही से पढ़ना। साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें देने का यानी आश्वासन दिया था। निम्न जो आश्वासन थे इनमें कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? क्वेश्चन ये है। तो ऑप्शन क्या है? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, एक तो ये था।
ऑप्शन बी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। ऑप्शन सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। ऑप्शन डी भारतीयों को सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पहले ध्यानपूर्वक एक बार पढ़िए। वो कह रहा है कि जो 1858 का घोषणा पत्र था उसमें भारतीयों को काफ़ी बहुत सी चीज़ें देने का वादा था। इनमें से जो ब्रिटिश सरकार थी उसने कौन कौन से वादे पूरे किए थे? तो एक बार ऑप्शन फिर से पढ़ लीजिए। देसी रियासतें थीं, रियासतों को हड़पने की नीति जो थी वो समाप्त कर दी जाएगी, और जो देसी रजवाड़े होते थे उनकी जो जैसे वो पहले काम करते थे उसी तरीके से काम करे जाएंगे, यानी उसकी जो यथास्थिति है बनाए रखी जाएगी। ऑप्शन सी भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को, यानी कि जो यूरोपीय थे और भारत थे उनको समान व्यवहार, उनके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। तो क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो ये ध्यान रखना, यानी देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाई रखी जाएगी। तो इसमें घोषणा पत्र में जो था तो एक ही वादा पूरा किया था जो था ऑप्शन बी। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो बताइए। ऑप्शन ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। ऑप्शन बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन सी युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना। ऑप्शन डी संपूर्ण स्वतंत्रता देना। दोस्तों ये मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो दो व्यक्ति थे, तो ज़्यादा कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए ध्यान रखना, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली। एक बात और याद रखना, ये मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में था। इसमें जो मार्ले जो थे, मार्ले को क्या कहते थे? भारत का सचिव। मार्ले थे उसमें भारत के सचिव थे, याद रखना। क्या थे? सचिव थे, सचिव। और यो मिंटो जो थे वो क्या थे? वायसराय थे। तो याद रखना क्या थे? वायसराय। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। उसमें जो मिंटो थे वो वायसराय थे और ये मार्ले जो थे सचिव हुआ करते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो मैंने अभी आपको बताया कब? 1909। तो ध्यान रखना, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? दोस्तों क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यानपूर्वक पढ़िए। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन पढ़ के आंसर बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन 1942। ऑप्शन बी मार्ले मिंटो सुधार 1909। ऑप्शन सी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा इसका आंसर? तो ध्यान रखना, इसका भी आंसर क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। तो आंसर दोस्तों क्या है? मार्ले मिंटो सुधार। इसको मार्ले मिंटो अधिनियम भी कहते हैं। इसको अगर दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि भारत परिषद अधिनियम, तो ध्यान रखना इसी को भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार को 1909 को भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं। अगर दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि इस अधिनियम को उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। इस अधिनियम को उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या किसने कहा था? तो ध्यान रखना के.एम. मुंशी ने कहा था। किसने? के.एम. मुंशी। तो ध्यान रखना के.एम. मुंशी ने से क्या कहा था? उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखना कि इसको उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए द्वैध। ये दोस्तों द्वैध नहीं द्वैध होगा यहाँ पर। क्या? द्वैध। क्या? द्वैध। ये ध्यान रखना, थोड़ा सही कर लेना। द्वैध शासन प्रणाली। ऑप्शन बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। ऑप्शन सी संघीय व्यवस्था। ऑप्शन डी प्रांतीय व्यवस्था। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी?
आपको आंसर बताने से पहले हम दो बातें बता देते हैं। ये दोस्तों 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट जो था वो 1909 भारत परिषद अधिनियम भी कहते हैं, इसको ही माल्य मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। अब बताइए दोस्तों आंसर। तो ऑप्शन क्या? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व और संघीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों होगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? यानी धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व करना। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो ऑप्शन बी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो ऑप्शन ए, राज्यों की स्वायत्तता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो इसका देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रांतों में दोहरा शासन, ऑप्शन वी। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या होगा? प्रांतों में दोहरा शासन। इसमें एक एडिशनल फैक्ट हम बता देते हैं आपको। कभी कभी ऐसा होता है संविधान की शब्दावली होती है उसमें समझने में आपको प्रॉब्लम होती है। दोस्तों यहाँ एक शब्द लिखा हुआ है स्वायत्तता, इसका अर्थ क्या होता है? तो ध्यान रखना, इसका अर्थ बता देते हैं, आप नोट डाउन कर लेना जिस दोस्त को ना पता हो। किसी दूसरे के हस्तक्षेप के बिना देश के अधिकार क्षेत्र में किसी विषयों और मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेना। यानी क्या होता है? यानी स्वतंत्र निर्णय लेना। किसी दूसरे के हस्तक्षेप के बिना देश के अधिकार क्षेत्र में किसी विषयों और मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेना। तो इसका अर्थ ये होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से संगठित था, निम्न में से कौन सा इसका सदस्य नहीं है? बताओ। यानी 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों से संगठित था, निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन ए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी, एवी अलेक्जेंडर, ऑप्शन सी, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी। तो क्या हुआ इसका आंसर? कौन इसका सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन में? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है लॉर्ड एमरी। ये इसका सदस्य नहीं था। दोस्तों ये 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। इस दोनों स्टैनफोर्ड को स्टेफर्ड भी लिख सकते हैं। क्या? स्टेफर्ड, ध्यान रखना, इसको स्टेफर्ड भी कहते हैं। तो नाम में थोड़ा टाइपिंग में एरर हो जाता है। तो दोस्तों अगर 1946 का कैबिनेट मिशन की बात की जाए जो इसके 3 सदस्य थे, इसमें अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। ध्यान रखना, ये इसका क्या था? अध्यक्ष था। तो इस बात का ध्यान रखना कि लॉर्ड पैथिक लॉरेंस इस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये मार्च 1946 में भारत आया था। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और इनको आप नोट डाउन करके जो एडिशनल फैक्ट बता रहे हैं इनको नोट डाउन करते रहना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही तत्व नहीं है? यानी जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसमें क्या क्या प्रावधान थे और उसमें ऐसा कौन सा प्रावधान है जो इसमें नहीं है? तो ऑप्शन ए, प्रांतीय समीकरण, ऑप्शन बी, भारतीय सदस्य वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति, ऑप्शन डी, संविधान निर्माण का अधिकार। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? यानी कि संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात जो शासन चल रहा था वो किस अधिनियम के द्वारा चल रहा था? तो बताइए दोस्तों। ऑप्शन देखिए, भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, इंग्लैंड के संविधान के अनुसार, ऑप्शन सी, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी। दोस्तों ये 1935 के भारत सरकार का अधिनियम, ध्यान रखना ये अधिनियम काफ़ी बड़ा है और इसके बारे में अगर आप लिखना चाहें तो ध्यान रखना, ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लिए बनाया गया सबसे बड़ा अधिनियम था। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935। और इस क्वेश्चन का एक एडिशनल फैक्ट ये भी है
कि 1935 में दोस्तों इस अधिनियम के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। किसकी? संघीय न्यायालय। तो ध्यान रखना, जो फेडरल कोर्ट की जो स्थापना हुई थी इसी अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। तो इस अधिनियम को अच्छे से तैयार करके दोस्तों जाना है। नेक्स्ट, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो ऑप्शन देखिए, डूरंड योजना, मिंटो मार्ले योजना, माउंटबेटन योजना, बेबल योजना। तो क्या थी ऑप्शन? आंसर क्या है इसका? सी। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, अखिल भारतीय, ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान कब शामिल किया गया था? ऑप्शन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946 में। इसका आंसर क्या है? ए। मैंने आपको पहले बता रखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? दोस्तों यहाँ पर केंद्र की बात हो रही है, केंद्र में द्वैध शासन। राज्य में भी ऐसा भी होता किसी अधिनियम में कि राज्य में द्वैध शासन की भी अधिनियम था और इसमें लेकिन केंद्र की बात है। तो देखिए, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? बताओ, ऑप्शन पढ़ के देखिए दोस्तों। दोस्तों 1909 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1947। तो इसका भी आंसर क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ये दोस्तों मैंने पहले बता रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब पारित किया गया था? संघीय प्रणाली का बताइए। ऑप्शन देखिए, 1909, 1919, 1935, 1946। तो इसका भी आंसर क्या होगा? 1935। यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो प्रांतीय स्वायत्तता बताओ, बताइए दोस्तों। स्वायत्तता का अर्थ मैंने आपको पहले बता रखा है, चलो फिर बता देते हैं। स्वायत्तता का अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ समझ लीजिए, किसी दूसरे के हस्तक्षेप के बिना देश के अधिकार क्षेत्र में किसी विषयों और मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेना। ठीक है। अब ऑप्शन देखिए, 1935, 1919, 1904, 1858। बताओ, तो इसका आंसर क्या होगा? 1935। ध्यान रखना दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं कि इस अधिनियम से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1935। नेक्स्ट, भारत में सचिव का पद, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, ऑप्शन सी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन डी, मोंटेग्यू चोम्स्फोर्ड सुधार। बताइए, क्वेश्चन को आराम से पढ़ के और सोचिए क्या है इसका आंसर। दोस्तों इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, ध्यान रखना। दोस्तों इसमें एक एडिशनल फैक्ट ये है कि 1858 का जो दोस्तों ये अधिनियम था, इस अधिनियम के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल का पदनाम परिवर्तन करके वायसराय कर दिया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा 1858 के द्वारा जो दोस्तों भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसको क्या कर दिया? वायसराय कर दिया था। तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने की शक्ति किसमें निहित है? जो व्यवस्थापिका कानून बनाती है उसको लागू कौन कराता है? तो दोस्तों इसका आंसर है कार्यपालिका। इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट, 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु कौन से कमीशन की नियुक्ति की गई थी? दोस्तों एक पिछले क्वेश्चन में एक आपको पॉइंट बताना है। दोस्तों इसका जो कानून बनाने की जो शक्ति होती है, लागू कराने की शक्ति तो होती है कार्यपालिका में, लेकिन न्यायपालिका क्या काम होता है यहाँ पर? तो इस बात का ध्यान रखना कि न्यायपालिका काम होता है इस कानून की समीक्षा करना। क्या?
जो कानून जो बनाया जाता है उसकी समीक्षा क्या करती है? न्यायपालिका। ध्यान रखना। अब देखिए 1919 के अधिनियम की समीक्षा करने हेतु कौन से कमीशन की नियुक्ति की गई थी? ली कमीशन, साइमन कमीशन, अगस्त प्रस्ताव, मेसोपोटामिया कमीशन। दोस्तों ये तो ऑप्शन नहीं होगा, इतना तो आप समझते ही हैं। तो बताइए, तो इसका आंसर क्या है? साइमन कमीशन। ये कमीशन जब भारत आया था दोस्तों, इस कमीशन का काफ़ी विरोध हुआ था, ये लोग आप जानते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जितने इम्पोर्टेंट थे आपने देख लिए। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों और आपको लगा हो कि इन क्वेश्चन को रखने के लिए कितनी मेहनत की है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।